चलिए आज हम बात करेंगे अमेरिका के एक नए सैन्य अभियान के बारे में। ईरान पर अब सैन्य हमले के बाद आर्थिक तूफान आ गया है। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जीत के तुरंत बाद ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया है। ट्रंप प्रशासन तेहरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कुचलने के लिए नए नए प्रतिबंध, हॉर्मुज ब्लॉकेड और सेकेंडरी सेक्शंस की बौछार कर रहा है। आईआरजीसी की फंडिंग बंद है और तेल निर्यात जीरो है। वहीं चीन समेत हर जो खरीदार है वो उस पर जो सख्त चेतावनी है वो दी गई है। जैसे ईरानी रिजीम अब आर्थिक रूप से घुटनों पर आ चुका है। क्या ये मैक्सिमम प्रेशर ईरान को मेज पर वापस लाएगा या कोई बड़ा संकट उस पैदा करेगा? तो खबर देखें तो ईरान में अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो तबाही लाने वाला है। तेहरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक दबाव की जो रणनीति है वो प्रतिबंधों की भी तैयारी जो है वो अमेरिका कर रहा है। जैसे पश्चिमी एशिया में जारी तनाव जो कि काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है, उसके बीच अमेरिका जो है वो अब नए सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चों पर ईरान को घेरने की जो तैयारी है वो कर रहा है। इसके लिए एक खास रणनीति के तहत अमेरिका ने ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी की जो तैयारी है वो कर ली है। तेल कारोबार, बैंकिंग लेन देन, वहीं विदेशी फंडिंग पर कड़े जो प्रतिबंध हैं वो लगाए जा रहे हैं। जैसे बात करें ये जो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी है वो क्या है, तो अमेरिका की नई आर्थिक रणनीति जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सैन्य अभियान का आर्थिक विस्तार है। यानी कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो कि सैन्य अभियान था उसके सफल समापन के बाद जो अमेरिका है उसने ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जो है वो लॉन्च किया है। ये ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर नीति का आर्थिक रूप है। ट्रेजरी सेकेंडरी स्कॉट बेस्ड ने इसे बम्बिंग कैंपेनिंग का फाइनेंशियल इक्विवेलेंट बताया है। अब बात करें इसके जो मुख्य मकसद क्या है, यानी कि इसका जो मुख्य जो लक्ष्य है इस ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का वो क्या है, तो ईरान की अर्थव्यवस्था को चरम दबाव यानी कि मैक्सिमम प्रेशर में रखना, तेल निर्यात को रोकना, आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की फंडिंग काटना, वहीं तेहरान को आतंकवाद व क्षेत्रीय अस्थिरता से दूर करना। इस जो इकोनॉमिक जो अभियान है उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि ईरान की जो रीजिम है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसके रूप में पूरी तरह उसे कुचलना, तेल निर्यात को रोकना और जो फंडिंग होती है उसको काटना, वहीं तेहरान का जो आतंकवाद है और जो क्षेत्रीय अस्थिरता छोड़ने के लिए मजबूर करना। ये अप्रैल 2026 में घोषित किया गया और फिलहाल ये चल रहा है। अब बात करें इसकी घोषणा के बारे में, तो ये अप्रैल 2026 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। ट्रेजरी सेकेंडरी स्कॉट बेस ने इसे बम्बिंग कैंपिंग का फाइनेंशियल इक्विवेलेंट बताया है। अब बात करें जो अभियान था सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, उससे इसके क्या संबंध हैं, तो फरवरी मार्च के दौरान 2026 में अमेरिका इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले जिनमें ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स और जो मिसाइल प्रोग्राम हैं उन पर जो हमले किए गए ये उनसे जुड़ा हुआ है। अगर बात करें इसकी शुरुआत की, यानी कि जो ऑपरेशन एपिक जो फ्यूरी था उसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी और कैसे हुई थी, तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमले शुरू किए। अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा, तो इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लॉयन था। इन दोनों ने मिलकर जो है अपने जो अभियान है वो चलाए थे। अब ये जो जो सैन्य अभियान है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था ईरान के बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं और जो ड्रोन प्रोग्राम है उनको नष्ट करना, नौसेना को तबाह करना और डिफेंस जो इंडस्ट्रियल है उसके बेस को बर्बाद करना और न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्टेट ऑफ हार्मुज पर अमेरिकी नौसेना ब्लॉक्ड है और ईरान का जो तेल निर्यात है वो काफ़ी प्रभावित इससे हो रहा है। इकोनॉमिक फ्यूरी अब सैन्य कार्रवाई के बाद आर्थिक इसके चरण है जिसमें सीज फायर के दौरान भी जो दबाव है वो जारी रखा जा रहा है। अब बात करें इसके कुछ अन्य, जैसे कि जो ऑपरेशन
एपिक फ्यूरी था उसके परिणाम क्या रहे थे। तो 38 दिनों में लगभग 13,000 प्लस जो टारगेट्स हैं उस पर हमले किए गए थे। ईरान की नौसेना लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। मिनिमम 158 जो जहाज थे वो नष्ट हुए थे। मिसाइल उत्पादन क्षमता चरमरा गई। वहीं सुप्रीम लीडर अली खामेनेही की मौत की खबरें भी आई थी। इसकी समाप्ति की बात करें तो अप्रैल 2026 में सीज फायर हो गया, लेकिन अमेरिका ने हॉर्मुज पर जो ब्लॉकेड है वो जारी रखा। जो इकोनॉमिक फ्यूरी है अब सैन्य जीत का आर्थिक जो फॉलो है वो अप है। अब जो तेहरान की जो आमदनी है उस पर अमेरिका की जो नज़र है वो टिकी हुई है। जैसे अमेरिका का जो ईरान पर ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत नया प्लान है। ईरान के तेल कारोबार बैंकिंग नेटवर्क पर कड़े प्रतिबंध की तैयारी है। वहीं जो देश ईरान से व्यापार करेंगे उन पर सेकेंडरी सेक्शंस की चेतावनी भी ट्रंप ने दी है। वहीं चीन के कुछ बैंकों को ईरानी लेन देन पर अमेरिका की जो सीधी चेतावनी है वो भी दी गई है। अब बात करें तेहरान के खिलाफ आर्थिक दबाव की रणनीति के बारे में, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर कंपेनियन के बारे में बात करें तो ट्रंप की पुरानी और नई नीति के अगर विस्तार की बात करें तो ट्रंप प्रशासन की पुरानी नीति का नया रूप है ईरान के तेल निर्यात को जीरो करने का लक्ष्य। यानी कि ईरान के तेल निर्यात को जीरो करने का जो लक्ष्य है वो ट्रंप प्रशासन जो है उसने किया है। यानी कि दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है सेकेंडरी सेक्शंस, यानी कि जो भी देश बैंक या ईरानी तेल खरीदते हैं या फिर आईआरजीसी को फंड देते हैं। यानी कि आईआरजीसी जो क्या है वो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। अगर उनको फंडिंग देते हैं तो उन पर भी जो अमेरिका है वो प्रतिबंध लगाएगा, खासकर चीन, हांगकांग, यूएई, ओमान, और उनको चेतावनी भी जो ट्रंप है उन्होंने दी है। उन पर अमेरिकी जो प्रतिबंध है वो लगेंगे। अब ईरान का जो तेल है उस पर अस्थायी जो वीवर्स हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं। ईरानी तेल पर 30 दिन की अस्थायी छूट यानी कि वेवर समाप्त कर दिए हैं। समुद्री तेल शिपमेंट्स पर पूर्ण जो प्रतिबंध है वो लग चुका है। नए प्रतिबंधों की तैयारी और कुछ प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे कि जो गल्फ देश हैं यानी कि जो यूएई, सऊदी आदि हैं, उनमें ईरानी जो फंड्स हैं वो फ्रीज करने का जो सहयोग है वो मांगा जा रहा है। ट्रेजरी विभाग, आईआरजीसी कमांडर्स और रीजिम एलिट्स जैसे कि साम खानी परिवार के खातों पर सख्त जो कार्रवाई है वो तेहरान के खिलाफ आर्थिक दबाव की रणनीति के दौरान रखी जा रही है। अब बात करें नए प्रतिबंधों की तैयारी और प्रभावों के बारे में तो विदेशी बैंकों पर चेतावनी है, जैसे कि ईरानी पैसा फ्रीज करने का सेकेंडरी सेक्शंस का खतरा है, और आईआरजीसी के खातों और आतंकवाद फंडिंग पर जो फोकस है वो पूरी तरह रखा जा रहा है। यानी कि नए सेक्शंस ईरान के शैडो फ्लीट यानी कि छिपे टैंकर्स, ऑयल स्मगलिंग नेटवर्क और तेल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है वो नए प्रतिबंधों के दौरान रखा जा रहा है। चीन के कुछ बैंकों को चेतावनी दी है कि अगर ईरानी पैसे हैंडल करने पर उन पर जो सेकेंडरी जो सेक्शंस हैं वो लागू किए जाएंगे। ईरान की जीडीपी पर असर की बात करें तो 2026 में 6.1% संकुचन यानी कि कंट्रैक्शन का अनुमान जो है वो देखा गया है। और रोजाना जो नुकसान है उसकी बात करें तो हॉर्मुज ब्लॉकेड से ईरान को लगभग 43 यानी कि 43.5 करोड़ डॉलर प्रति दिन का जो अनुमानित घाटा है वो होने वाला है। यानी कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ेगा। रोजाना 453 मिलियन डॉलर लगभग 43.5 करोड़ डॉलर का जो घाटा है वो हॉर्मुज ब्लॉक होने से ईरान को होने वाला है। ईरान की मुद्रा यानी कि रियल कमज़ोर है और महंगाई जो है वो बढ़ी है, जिससे कि शैडो फीट यानी कि छिपे टैंकर्स पर जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। ईरानी रियाल और महंगाई पहले से ही संकट में थे, लेकिन अब और बिगड़ने की जो संभावना है उनकी वो देखी जा रही है। और आईआरजीसी और रीजिम की जो फंडिंग है उसके कटने से जो आंतरिक अस्थिरता है वो काफ़ी बढ़ सकती है। अब बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी ब्लॉकेड के बारे में तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य विश्व तेल आपूर्ति का 20% जो हिस्सा है वो यहीं से गुजरता है। अमेरिकी ब्लॉक्ड वर्सेस ईरान की जो धमकी है वो वर्तमान में काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। जैसे कि
विश्व के 20% तेल का जो आयात है वो निर्यात है यहीं से होता है। ईरान ने युद्ध के दौरान ये बंद कर दिया है। अमेरिका के 13 अप्रैल 2026 से ईरानी पोर्ट्स पर पूर्ण जो नौसैनिक जो ब्लॉकेड है वो लगा दिया है। क्वांटमोंग का दावा है कि पहले दिन ही कोई जहाज नहीं गुजरा और कई जहाज़ों को वापस भी लौटाया गया है। ईरान की रेड सी ब्लॉक्ड की धमकी और वैश्विक शिपिंग पर काफ़ी जो असर है वो डाल रही है। इससे तेल कीमतें बढ़ी हैं। अस्थायी रूप से तकरीबन $150 बैरल प्रति बैरल पर जो दर है, जो रेट है वो बढ़ चुकी है, यानी कि प्रति बैरल पर जो $150 हैं वो बढ़ चुके हैं। नॉन ईरानी जहाज़ों को गुजरने की जो अनुमति है, लेकिन ईरानी पोर्ट से आगे आने जाने पर जो ट्रैफिक पूरी तरह रोका जा रहा है। ईरान की तरफ से धमकी है कि अमेरिकी जहाज़ों पर हमला हो सकता है। वैश्विक प्रभाव काफ़ी जो है वो बढ़ चुका है, जैसे कि तेल कीमतों में उतार चढ़ाव है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि दुनिया को तेल सप्लाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। अब बात करें ईरान अमेरिका की जो संबंध वार्ता है उसके बारे में, तो 25 से 26 में नेगोटिएशन के दौरान न्यूक्लियर डील यानी कि सेक्शंस रिलीफ की जो बातचीत है वो अभी स्टॉलेड है, यानी कि अभी स्थगित हैं। सीज फायर के बाद पाकिस्तान इस्लामाबाद में तकरीबन 21 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन कोई जो डील है वो नहीं निकली। अब इसमें ईरान की भी कुछ मांगें हैं। जैसे ईरान की अगर मांगों की बात करें तो सभी प्रतिबंध हटाने हैं, मुआवजा तकरीबन 100 से 120 बिलियन तक जो जो पैसा है उनके जो मुआवजा है उसकी बातें हो रही हैं, और हॉर्मुज पर नियंत्रण की बातें भी चल रही हैं। जैसे ईरान की मांग है कि सभी प्रतिबंध हटाने चाहिए, फंसा हुआ पैसा हमारा वापस होना चाहिए, और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स हैं उन पर भी हमें बनाने की जो छूट है वो दी जानी चाहिए। और ट्रंप के स्टैंड की बात करें अमेरिका के, तो सीज फायर के दौरान भी इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है, लेकिन बातचीत का दरवाज़ा भी खुला है। इकोनॉमिक फ्यूरी जो है वो बातचीत के दौरान भी जारी रहेगा, लेकिन बातचीत का जो दरवाज़ा है वो खुला रहेगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील चाहता है हमारे साथ। और 15 पॉइंट प्लान की खबरें भी आई हैं, जैसे युद्ध समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव है वो भी रखे गए हैं। वहीं भविष्य की बात करें तो सीज फायर बढ़ाने या नई जो न्यूक्लियर डील की संभावना है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रेशर है उसके बिना नहीं है। अब बात करें वैश्विक कुछ प्रभावों इम्पैक्ट्स के बारे में और कुछ क्षेत्रीय प्रभावों के बारे में, तो तेल बाजार जैसे कि कीमतों में उतार चढ़ाव शैडो फ्लीट पर असर है, और रूस ईरान तेल व्यापार काफ़ी प्रभावित है। हॉर्मुज ब्लॉक्ड की अस्थायी दबाव, लेकिन अमेरिका का कहना है कि उसकी ओन तेल उत्पादन से भरपाई हो रही है। और चीन की बात करें, चीन और अन्य देशों की, तो ईरानी तेल का बड़ा खरीदार होने के कारण सेकेंडरी सेक्शंस का चीन को खतरा है। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार तकरीबन 89% यानी कि 79% तक का जो भाग है वो चीन खरीदता है, जिससे उसे सेकेंडरी जो सेक्शंस हैं उसके लगने का खतरा बना हुआ है। गल्फ देशों की बात करें, यूएई वगैरह की, तो ईरान के फंड फ्रीज करने में सहयोग की संभावना गल्फ देशों की है। जैसे अमेरिका के साथ इनका सहयोग बढ़ा है, और ईरानी फंड्स फ्रीज करने में इनकी जो मदद है वो अमेरिका के साथ देखी गई है। भारत सहित दुनिया की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई और शिपिंग लागत पर काफ़ी जो प्रभाव है वो पड़ा हुआ है। जैसे ऊर्जा कीमतें, शिपिंग लागत, वहीं महंगाई पर काफ़ी जो असर है वो पड़ सकता है। क्षेत्रीय अस्थिरता की बात करें तो ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला आदि जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय के अगर असर की बात करें तो प्रतिबंधों से पहले से ही जो संकट है वो बना हुआ है। महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन और युवा बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले से ही प्रतिबंधों से जूझ रही अर्थव्यवस्था अब संकट में गिरी हुई है। IRGC और रिजिम की फंडिंग कटौती से आंतरिक अस्थिरता काफ़ी बढ़ सकती है। ईरान का जवाब है कि इकोनॉमिक टेररिज्म कहकर निंदा, लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण जो दबाव है वो ईरान महसूस कर रहा है। और तेल राजस्व, ईरान की मुख्य आय लगभग बंद है, यानी कि हॉर्मुज जो तेल मुख्य आयात है वो ईरान का जो तेल से ही होता है, जो कि लगभग बंद है।
युवा बेरोजगारी, महंगाई और मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो बढ़ेगा और रिजिम पर आंतरिक दबाव होगा, जैसे आम ईरानी लोगों पर असर होगा। लेकिन रिजिम यानी कि इकोनॉमिक टेररिज्म कहकर विरोध भी ईरान कर रहा है। इससे जुड़े कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूएस ट्रेजरी की सक्रिय भूमिका है, नए डिजाइनेशन और इन्फोर्समेंट, और जेसीपीओए 2025 न्यूक्लियर डील से अमेरिका का 2018 में बाहर निकलना और मैक्सिमम प्रेशर की शुरुआत करना, मानवाधिकार युद्ध और प्रतिबंधों से ईरानी नागरिकों पर असर है, यूएन की इस पर चिंता जताई गई है। वहीं भविष्य की चिंताओं की बात करें तो सीज फायर का विस्तार, नई डील या आर्थिक घेराबंदी और सख्त होना तय है। अब बात करें निष्कर्ष के बारे में, तो इस ऑपरेशन के तहत तेहरान की तेल निर्यात, आईआरजीसी की फंडिंग, विदेशी बैंकों पर नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ताकि ईरानी शासन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके और क्षेत्रीय जो स्थिरता है उसको सुनिश्चित हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। और आपका इस मुद्दे से क्या कहना है हमको कमेंट्स कर जरूर बताएं। धन्यवाद।